केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। औपचारिक घोषणा के अनुसार भारत की 16वीं जनगणना 2 चरणों में होगी। देश के अधिकांश हिस्सों के लिए सेंसस की तारीख 1 मार्च 2027 और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब जनगणना में जातियों की गिनती भी की जाएगी, जिसके लिए प्रश्नावली में नया कॉलम जोड़ा जाएगा। 2 चरणों में होने वाली यह जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी और इसमें स्वगणना का प्रावधान भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी। तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरानी मिसाइलें हमले में हल्का नुकसान हुआ है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन एहतियातन दूतावास को आज बंद रखा गया है। ईरान ने यह हमला ट्रंप की चेतावनी के बाद किया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि फिलहाल शेल्टर इन प्लेस आदेश लागू है। ईरान के शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि यदि इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस बयान को झूठा बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया। गौरतलब है कि ईरान इजराइल के बीच बीते 3 दिनों से मिसाइल हमले जारी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत ने ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे एहतियाती कदम बताया है। ईरान में भारत के अभी 1500 छात्र पढ़ रहे हैं। अमेरिका में फिर से एक बड़ी मास शूटिंग की घटना हुई है। यूटा राज्य के वेस्ट वैली सिटी में आयोजित वेस्ट फेस्ट कार्यक्रम में भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया है। गोलीबारी के पीछे की वजह की जांच जारी है। ब्रिटिश शासन लूट के सालों बाद भी उसका प्रदर्शन करता है, जिसको अब एक नागा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर बदलने का प्रयास किया है। नागा प्रतिनिधिमंडल ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ब्रिटिश औपनिवेशिक लूट के दौरान चुराए गए 200 से अधिक पूर्वजों के अवशेषों की वापसी की जोरदार मांग की। उन्होंने यूके संग्रहालय से इन अवशेषों को तत्काल प्रत्यावर्तन करने को कहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इसे औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ पहचान और सम्मान की लड़ाई करार दिया है। साइप्रस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस पहले ही जुड़ चुका है और साइप्रस ने भी रुचि दिखाई है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अब दुनिया के आधे डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोनों पक्ष इस दिशा में तेजी से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूती से उठाएगा। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक नीतियों के निर्माण में भारत की भूमिका अहम है। कनाडा में होने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करेंगे। कनाडा के कैननास्किस में आज से 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी सहित कई विश्व नेता इसमें भाग लेने पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी पहली मुलाकात कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी से होगी। वहीं समिट के इतर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत आर्मेनिया संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की पहचान प्रक्रिया तेज हो गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि 80 डीएनए नमूने मिलान के लिए एकत्र किए गए हैं, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल है। इनमें से 33 शव सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर सुबह 11:30 बजे सिविल अस्पताल ने परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से राजकोट लाया गया है। शाम 5 बजे उनके आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 6 बजे रामनाथपारा शमशान घाट पर अग्नि संस्कार किया जाएगा। शव वाहन को 2000 किलोग्राम फूलों से सजाया जाएगा। उत्तराखंड में हुए घातक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद आर्यन एविएशन कंपनी के संचालन को रोक दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कंपनी के 2 पायलटों के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। आर्यन एविएशन 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही थी।
एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में बड़ी सफलता मिली है। दुर्घटना स्थल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। यह रिकॉर्डर पायलट के अंतिम पलों की बातचीत को स्पष्ट करने में मदद करेगा, जिससे त्रासदी के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भारत आ रही 2 बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ानों को बम की धमकी मिलने पर उनका मार्ग बदल दिया गया। इनमें से एक उड़ान लंदन से और दूसरी फ्रैंकफर्ट से आ रही थी। अधिकारी इन धमकियों की गंभीरता और संभावित तकनीकी या सुरक्षा जोखिमों की गहन जांच कर रहे हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI315 को तकनीकी खराबी की आशंका के चलते बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। यह उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित हो रही थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सऊदी अरबिया एयरलाइंस के एक विमान के पहिए में आग लग गई। रविवार सुबह 6:30 बजे लैंडिंग के बाद टैक्सीवे पर जाते वक्त प्लेन के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लौटे इस विमान में 242 यात्री सवार थे। पायलट द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई सूचना पर फायर टीम ने आग बुझाई, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई हताहत नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस प्रणाली ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रिटेन के स्टील्थ कैपेबल F-35 फाइटर जेट की पहचान कर ली है। यह जेट आमतौर पर रडार से बच निकलता है। यह उपलब्धि भारत की उन्नत होती एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बड़ी सफलता मानी जा रही है। नीति आयोग के पूर्व CEO और पीएम मोदी के भरोसेमंद सहयोगी अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इसके साथ ही उनका 45 साल का लंबा सरकारी करियर समाप्त हो गया। कांत ने सितंबर 2023 में भारत की सफल G20 अध्यक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पेट से जुड़ी समस्या के चलते आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उन्हें गैस्ट्रो विभाग में निगरानी में रखा गया है। इससे पहले 7 जून को शिमला में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ था। इंदौर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां साहिल शेख और अल्ताफ ने फर्जी हिंदू नामों से 2 युवतियों से दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जांच में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम भी FIR में जोड़ा गया है। कांग्रेस नेता पर आरोपियों को एक युवती को फंसाने के लिए 1 लाख रुपए और निकाह कराने पर 2 लाख रुपए देने की पेशकश का आरोप है। हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित साजिश बताकर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। नोएडा पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड का उपयोग इंदिरापुरम में नौकरी पाने के लिए किया था। पुलिस ने उसे आवर्जन अधिकारियों को सौंप दिया है, जो मामले की आगे जांच करेंगे। UPI के जरिए होने वाले लेन देन आज से और भी तेज हो गए हैं। एक बड़े बैंक एंड अपग्रेड के कारण अब फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप्स पर भुगतान कम देरी से प्रोसेस होंगे। इस महत्वपूर्ण सुधार से उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे डिजिटल लेन देन का अनुभव और सहज हो जाएगा। आज पुणे और दौंड के बीच चलने वाली एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।